प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। देश भर के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार एवं हार्दिक अभिनंदन। संवाद के इस एपिसोड में मैं हूं आपकी होस्ट प्रतिभा चौधरी, अपर आयकर निदेशक जनसंपर्क, प्रकाशन एवं प्रचार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली। संवाद के एक और सत्र में आप सभी का स्वागत है। ये संवाद कार्यक्रम आयकर विभाग एवं आकाशवाणी का एक सम्मिलित प्रयास है, जिसका उद्देश्य है देश भर के सभी करदाताओं को कर संबंधी मुद्दों पर जागरूक करना। अंडरस्टैंडिंग टीडीएस अ सिंपल गाइड पर विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री राजेश महाजन सर। आप भारतीय राजस्व सेवा के 2008 बैच के अधिकारी हैं। आपने टीडीएस न्यू दिल्ली में अपना काफी अहम योगदान दिया है। अपने लंबे कार्यकाल में आपने विभाग के विभिन्न पदों पर कार्यरत रहते हुए अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दी हैं। आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है सर। आयकर विभाग को मेरा हृदय से आभार। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार एवं इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कृपया हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि टीडीएस क्या है और कब एक डिडक्टर को इसे काटना आवश्यक होता है। टीडीएस का अर्थ है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, अर्थात स्रोत पर कर की कटौती। भारतीय आयकर अधिनियम के तहत किसी भी इंडिविजुअल या संस्था को जो कुछ स्पेसिफाइड पेमेंट्स करती हैं, जैसे वेतन, ब्याज, किराया, कमीशन, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स या प्रोफेशनल फीस पर कर की कटौती करनी होती है। यह कर की कटौती ऐसी आय को प्राप्तकर्ता के खाते में क्रेडिट करने के समय या पेमेंट के समय, इनमें से जो भी पहले हो, की जाती है। इससे भारत सरकार को समय पर टैक्स कलेक्शन सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। साथ ही टीडीएस कटौती करने से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की एक ट्रेल पैदा होती है, जिससे कर के इवेजन को रोका जा सकता है। जी सर, हमारा अगला प्रश्न है कि आयकर अधिनियम के तहत टीडीएस डिडक्टर किसे माना जाता है? टीडीएस डिडक्टर कोई भी व्यक्ति हो सकता है जी, इंडिविजुअल जी, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी या गवर्नमेंट बॉडी इत्यादि, जो टीडीएस प्रोविजंस के अधीन आने वाली स्पेसिफाइड पेमेंट्स करती है। हालांकि ऐसे इंडिविजुअल्स और एचयूएफ जो ऑडिट के दायरे में नहीं आते हैं, उनको सर्टेन पेमेंट पर टीडीएस काटने से छूट दी गई है। जी सर, कृपया हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि टीडीएस डिडक्टर की मुख्य जिम्मेदारियां क्या हैं? एक टीडीएस डिडक्टर की कई प्रकार की जिम्मेदारियां हैं, जैसे कि क्रेडिट या भुगतान के समय लागू दरों पर टीडीएस की कटौती करना, काटे हुए टीडीएस को निर्धारित तिथियों के भीतर सरकार के खाते में जमा कराना, तिमाही टीडीएस रिटर्न दाखिल करना। यह टीडीएस रिटर्न विभिन्न तरह के फॉर्म्स के जरिए, जैसे फॉर्म 24Q, 26Q इत्यादि के द्वारा जमा कराया जा सकता है। साथ ही टीडीएस डिडक्टीज को टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना। यह सर्टिफिकेट फॉर्म 16 एवं 16A इत्यादि के द्वारा जारी किया जा सकता है। जी सर, कृपया हमारे श्रोताओं को ये भी बताएं कि यदि डिडक्टर टीडीएस काटने या जमा करने में विफल रहता है तो क्या होता है? टीडीएस प्रावधानों का पालन न करने पर कई प्रकार के दंड का प्रावधान है जी, जैसे कि देर से टीडीएस का कटौती करने के लिए 1% प्रति माह और कटौती के बाद देर से टीडीएस जमा करने के लिए 1.5% प्रति माह का ब्याज भुगतान करना पड़ेगा जी। साथ ही टीडीएस का रिटर्न देर से जमा कराने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 234E के तहत प्रतिदिन ₹200 की लेट फीस का भुगतान भी करना होगा जी। टीडीएस रिटर्न नहीं फाइल करने पर या इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स के साथ फाइल करने पर आयकर अधिनियम की धारा 271H के तहत 10,000 से 1 लाख तक की पेनल्टी भी लग सकती है जी। यदि टीडीएस प्रोविजंस के अनुसार टीडीएस नहीं काटा जाता है तो
आयकर अधिनियम के सेक्शन 40A 1A के तहत व्यय का 30% तक डिसअलाउंस भी हो सकता है जी। साथ ही NRIs को की गई पेमेंट पर अगर TDS नहीं काटा जाता है तो व्यय का 100% डिसअलाउंस होगा। इसके साथ साथ TDS काट कर जमा ना करवाने पर प्रोसिक्यूशन का प्रोविजंस भी है। प्रोसिक्यूशन का प्रोविजन सेक्शन 276B में दिया गया है। सर, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमारा अगला प्रश्न है कि TDS जमा करने और TDS रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट क्या है? काटे गए TDS को अगले महीने की 7 तारीख तक जमा कर सकते हैं। साथ ही मार्च महीने में काटे गए TDS को 30 अप्रैल तक जमा कराया जा सकता है। इसी प्रकार TDS रिटर्न तिमाही आधार पर दाखिल किए जाते हैं। प्रत्येक क्वार्टर के TDS रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट्स फिक्स है। फर्स्ट क्वार्टर का TDS रिटर्न 31 जुलाई तक जी। सेकंड क्वार्टर का TDS रिटर्न 31 अक्टूबर तक जी। थर्ड क्वार्टर का TDS रिटर्न 31 जनवरी तक जी। और फोर्थ क्वार्टर का TDS रिटर्न 31 मई तक फाइल हो जाना चाहिए। जी। कृपया हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि समय पर TDS अनुपालन के यानी कि TDS प्रोविजंस के कंप्लायंस के क्या क्या लाभ हैं? समय पर TDS प्रावधानों के अनुपालन के कई लाभ हैं, जैसे कि डिडक्टर, इंटरेस्ट, पेनल्टी और एक्सपेंडिचर के डिसअलाउंस से बच सकता है। जी। साथ ही डिडक्टीज को फॉर्म 26 के अनुसार समय पर TDS का क्रेडिट मिलता है। डिडक्टर की क्रेडिबिलिटी में इम्प्रूवमेंट होता है। साथ ही TDS का कंप्लायंस यह सुनिश्चित करता है कि टैक्स ऑडिट की प्रक्रिया के दौरान कम से कम वॉयलेशंस की रिपोर्टिंग हो और साथ ही आयकर विभाग की स्क्रूटनी से भी बचा जा सकता है। जी। कृपया हमारे श्रोताओं को यह भी बताएं कि TDS कैसे जमा किया जा सकता है और TDS का रिटर्न कैसे दाखिल किया जा सकता है। TDS को incometax.gov.in वेबसाइट पर जाकर ई-पे टैक्स लिंक के माध्यम से जी। चालान नंबर ITNS 281 के द्वारा पे किया जा सकता है। जी। वेबसाइट को लॉगिन करने के लिए डिडक्टर को अपना टैन एवं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा। जी। इसी प्रकार TDS के रिटर्न को tinpan.proteintech.in वेबसाइट पर जाकर फाइल करते हैं। जी। इस वेबसाइट पर रिटर्न फाइलिंग के सभी फॉर्म्स जैसे कि 24Q, 26Q एवं 27Q उपलब्ध हैं। जी। साथ ही रिटर्न फाइलिंग के सभी स्टेप्स बड़ी ही सरल भाषा में समझाए गए हैं। सर, हमारा अगला प्रश्न है कि क्या सभी TDS डिडक्टर्स के लिए टैन यानी कि टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन नंबर आवश्यक है? हाँ, सभी डिडक्टर्स के लिए टैन यानी कि टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। टैन का उपयोग सभी TDS संबंधित फाइलिंग और डॉक्यूमेंट्स में किया जाता है। हालांकि कुछ प्रकार की पेमेंट्स जैसे कि रेंट, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए की गई पेमेंट्स जी। पर डिडक्टर पैन के माध्यम से TDS काट कर जमा कर सकता है जी। और TDS रिटर्न भी फाइल कर सकता है। जी। सर, कृपया हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि यदि कटौती करता यानी डिडक्टर TDS रिटर्न भरने में गलती करता है तो क्या होगा? यदि डिडक्टर TDS रिटर्न फाइल करने में गलती करता है तो वह TDS का रिवाइज रिटर्न भी फाइल कर सकता है। जी। रिवाइज रिटर्न के द्वारा वह डिडक्टीज के पैन, पेमेंट के अमाउंट, TDS के अमाउंट, सेक्शन एवं चालान इत्यादि में सुधार कर सकता है। जी। सर, हमारा अगला प्रश्न है कि TDS रिटर्न में इनवैलिड पैन कोट करने से क्या परिणाम होते हैं? TDS रिटर्न में इनवैलिड पैन डालने से TDS का क्रेडिट डिडक्टी के फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट नहीं होगा और वह TDS का क्रेडिट नहीं ले पाएगा। साथ ही डिडक्टर को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 206AA के तहत रेलिवेंट प्रोविजन में स्पेसिफाइड रेट पर या 20% जो भी उच्चतम हो उस पर TDS की कटौती व भुगतान करना पड़ेगा। जी। सर, कृपया हमारे श्रोताओं को ये भी बताएं कि TDS करेक्शन स्टेटमेंट फाइलिंग करने की समय सीमा क्या है? आयकर अधिनियम के सेक्शन 200 सबसेक्शन 3 के तहत डिडक्टर्स को अब ओरिजिनल TDS रिटर्न फाइल करने के वित्तीय वर्ष के अंत से 6 वर्षों के भीतर अपनी TDS करेक्शन स्टेटमेंट फाइल करने की अनुमति है। जी। यह नियम वित्तीय
अधिनियम 2024 द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। जी 6 साल की अवधि के भीतर फाइल किए जाने वाली करेक्शन की संख्या पर कोई सीमा नहीं है। जी उदाहरण के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए करेक्शन स्टेटमेंट 31 मार्च 2026 तक दाखिल किया जा सकता है। जी डिडक्टर्स को जल्द से जल्द करेक्शन स्टेटमेंट फाइल कर देना चाहिए ताकि टीडीएस के मिसमैच और आयकर विभाग के नोटिस से बचा जा सके। जी हमारा अगला प्रश्न है कि डिडक्टर्स को सैलरी संबंधित भुगतान करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सैलरी संबंधित भुगतान पर टीडीएस की कटौती आयकर अधिनियम के सेक्शन 192 के तहत की जाती है। जी डिडक्टर को अपने एम्प्लॉय की वार्षिक आय का अनुमान लगाते हुए उस पर इनकम टैक्स लायबिलिटी की गणना करनी पड़ती है। जी टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए डिडक्टर को संबंधित एम्प्लॉय से उसके द्वारा अपने इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम की जाने वाली डिडक्शंस व एग्जम्पशंस का ब्यौरा लेना पड़ता है। जी एम्प्लॉय यह ब्यौरा फॉर्म 12BB के द्वारा एम्प्लॉयर को देता है। जी डिडक्टर का यह दायित्व है कि एम्प्लॉय द्वारा फॉर्म 12BB में दी गई जानकारी का सही से विश्लेषण करे जी और तदनुसार टीडीएस की कटौती सुनिश्चित करे। जी हाल ही में आयकर विभाग की जांच में मालूम चला है कि कई टैक्स पेयर अपने इनकम टैक्स रिटर्न में विभिन्न प्रकार की बोगस डिडक्शंस एवं एग्जम्पशंस को क्लेम कर रहे हैं, जी जैसे कि ATGGC व HRA इत्यादि। जी एम्प्लॉयर का यह दायित्व है कि वह फॉर्म 12BB में एम्प्लॉय द्वारा डिडक्शंस एंड एग्जम्पशन से संबंधित दी गई जानकारी का सही प्रकार से विश्लेषण करे और साथ ही एम्प्लॉयज को शिक्षित करे कि यदि वह बोगस डिडक्शंस व एग्जम्पशंस को क्लेम करते हैं जी तो उनको कई प्रकार की पेनल्टी व प्रोसिक्यूशंस का सामना करना पड़ सकता है। जी साथ ही यदि किसी एम्प्लॉय ने अपने पूर्व इनकम टैक्स रिटर्न में कोई बोगस क्लेम किया है जी तो वह उन रिटर्न्स को आयकर अधिनियम के सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A के तहत अपडेटेड ITR फाइल करके संशोधित कर सकता है। जी सर, ये आपने काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना हमारे श्रोताओं के साथ साझा की है। सर कृपया हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि टीडीएस डिफ़ॉल्ट से संबंधित प्रोसिक्यूशन के प्रोविज़न क्या क्या हैं। यदि कोई डिडक्टर टीडीएस काटकर जमा नहीं कराता है तो उस पर आयकर अधिनियम की धारा 276B के तहत प्रोसिक्यूशन चलाने का प्रावधान है, जी जिसमें 3 महीने से 7 साल तक के कठोर कारावास और जुर्माना भी शामिल है। जी सर, हमारा अगला प्रश्न है कि टीडीएस मामलों के मुकदमे की कंपाउंडिंग से संबंधित प्रोविज़न क्या क्या हैं। आयकर अधिनियम में अपराधी को मुकदमे से बचने के लिए कंपाउंडिंग फीस के भुगतान का प्रावधान भी है। कंपाउंडिंग फीस की कैलकुलेशन CBDT द्वारा प्रिस्क्राइब्ड टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार होती है। यहाँ पर आकाशवाणी के इस चैनल पे आकर हमारे सभी श्रोताओं को टीडीएस के विषय में जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि इस विषय अंडरस्टैंडिंग टीडीएस अ सिंपल गाइड पर विशेष चर्चा से हमारे सभी श्रोतागण अत्यंत जागरूक एवं शिक्षित हुए होंगे। उनको टीडीएस के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि यदि उनको इस विषय से संबंधित कोई अन्य जानकारी चाहिए, उनका कोई प्रश्न हो या फिर वह कोई अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो कृपया हमसे हमारी ईमेल आईडी ddsamvad.prpp@gmail.com पर संपर्क करें। इसके अलावा आप और अधिक इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमसे हमारी वेबसाइट incometax.gov.in एवं हमारे सोशल मीडिया चैनल X, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn पर जुड़े रहें और अधिक जानकारी के लिए सुनते रहें आकाशवाणी। नमस्कार, जय हिंद। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता।